दोस्तों सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। सीओ से शादी कहानी आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप इस कहानी को हर रोज सुकून एफएम पर सुबह 9:15 बजे देख सकते हैं। दोस्तों, अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के पास इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। आज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब विक्रांत ग्रोवर अपने पिता के कमरे में इशिका अरोड़ा को लेकर आ गया था तो अशोक ग्रोवर ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर बीमारी की छाया भले ही साफ थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक ने इशिका को चौंका दिया था। वो जितना उन्होंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ लग रहे थे। डॉक्टर अशोक ग्रोवर की गहरी नजर अब इशिका पर पड़ी तो उन्होंने हल्के से भौहें उठाई और विक्रांत की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। तभी अशोक ग्रोवर ने विक्रांत के बगल में खड़ी इशिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, और ये कौन है? विक्रांत ने इशिका का हाथ थामा और हल्के से आगे बढ़ गया। तभी विक्रांत ने साफ साफ बताते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी ये इशिका है और ये मेरी पत्नी है। इशिका थोड़ी आगे आई और झुककर अशोक ग्रोवर को देखा। ये वही व्यक्ति थे जिनके बारे में उसे बताया गया था कि उन्हें लीवर कैंसर की आखिरी स्टेज पर है, लेकिन उनका चेहरा तो इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। उनके चेहरे पर वही जीवंतता थी और देखकर लग रहा था कि इनको तो इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तभी उसने हल्के से सिर झुकाया और कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर ग्रोवर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि वो एक ऐसे अरबपति आदमी के सामने खड़ी है, और यही सोच सोच कर उसके पैरों के नीचे पसीना आने लगा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारे के सारे अरबपति चुटकी बजाते ही और पल भर निकलते ही उसके सामने उसे मिल गए थे। तभी अशोक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गुड आफ्टरनून इशिका। वो नहीं जानती थी, लेकिन क्यों उसे लग रहा था कि जैसे बूढ़ा व्यक्ति उसे अंदर तक पसंद करने लगा था। जैसा उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर लग रहा था कि पहले ही नजर में दादाजी ने उसे अपना लिया था। उन्होंने कोमलता से कहा, कृपया मुझे अशोक कहिए। इशिका थोड़ी घबरा गई। वो सोच रही थी कि इतने बुजुर्ग आदमी और इतने बड़े बिजनेसमैन अरबपति के सामने वो उनको ही अशोक कैसे कह सकती थी। वो बड़ी उलझन में आ गई थी, क्या वो ऐसा कर सकती है? तभी उसने मुस्कुराकर पूछ ही लिया, क्या क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अशोक भी उसकी झिझक देखकर हंसने लगे। वो भाप गए थे कि इशिका पूरी तरह से सहज नहीं थी। एक पल रुककर उन्होंने फिर पूछा, क्या विक्रांत ने आज सुबह ही तुम्हें बताया है कि वो विक्रांत ग्रोवर है? दादाजी को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और वो उनके चेहरे को देखकर ही समझ गए थे कि शायद आज के ही दिन ही वो पहली बार मिले हैं। तभी उन्होंने ये सवाल कर दिया था। यह सवाल सुनते ही इशिका भी कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसका मुंह सूख गया, शब्द सारे गले में अटक गए थे। यही विक्रांत को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके दादाजी ने ऐसा सवाल क्यों कर लिया था। तभी इशिका ने सोचा कि अब कुछ तो कहना चाहिए। उसने बस इतना सा ही कहा, हम्म। लेकिन विक्रांत देख पा रहा था कि कहीं इशिका और आगे ज्यादा बात ना बढ़ा दे और सारी जो आज घटना हुई थी वही ना बताने लग जाए। तभी विक्रांत ने थोड़े अलग शब्दों में कहा, बाबा। जैसे वो बाबा को चेतावनी दे रहा हो कि वो आगे कोई सवाल न करे। तभी अशोक ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, अरे मैं तो बस आपकी प्यारी पत्नी से पूछ रहा हूं कि वो इतनी असहज क्यों है। मुझे इसके चेहरे से ही लग रहा है कि ये घबराई हुई है। अब इशिका को भी लगने लगा था कि कहीं आज सुबह वाला भंडा फूट ना जाए, उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तभी उसने कॉन्फिडेंट बनते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूं और मैं असहज भी नहीं हूं। वो नहीं चाहती थी कि विक्रांत पकड़ा जाए, पर बेचारी इतने झूठ बोलने में निपुण नहीं थी। उसने कभी झूठ बोला ही नहीं था। तभी विक्रांत उसके पास झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, रिलैक्स रिलैक्स। उसने कानों के पास उसकी गर्म सांसों को अंदर तक सिरहा दिया था। उसने महसूस किया कि विक्रांत के अंदर कुछ अलग सा ही नशा है, और वो जब भी विक्रांत उसके करीब आता तो वो उसके पास खींची चली जाती थी।
तभी विक्रांत ने उसके हाथ पकड़कर पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया और बोला, बैठ जाओ, आराम करो। लेकिन इशिका को लग रहा था कहीं वो बिना पूछे अशोक से बैठ गई तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। तभी उसने अशोक की नजरों में देखा। अशोक को भी ऐसा ही लगा जैसे वो उसे अनुमति मांग रही थी कि वो बैठ जाए या खड़ी रहे। अशोक ने अपनी गर्दन को हिला दिया और तुरंत उसने इशारा समझ लिया कि वो चाहते हैं कि वो बैठ जाए। वो कुर्सी पर बैठ गई। अशोक कुछ और ही सोच रहे थे। तभी उन्होंने अपने पोते की चुटकी काटते हुए इशिका से कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे इस गुस्सेल पोते से शादी करने के लिए तैयार हुई। विक्रांत देख रहे थे कि कैसे उसका बाबा आज इशिका के सामने इतना खुल रहा है और उसकी सारी बातें बता रहा है। तभी उसने बाबा की ओर देखा और घबराहट में बोला, बाबा आप। लेकिन अशोक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बोला, मुझे यकीन है तुम इसे थोड़ा थोड़ा करके पसंद करने लगोगी। विक्रांत अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अंदर ही अंदर झुंझला भी जा रहा था क्योंकि उसका बाबा उसकी आज सारी पोल पट्टी एक लड़की के सामने खोल रहा था और वो भी एक अनजान लड़की जो आज सुबह ही उसे मिली थी। तभी अशोक ने इशिका की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, प्लीज मेरे पोते का ध्यान रखना। उनकी आवाज में कुछ और ही था जो इशिका को अंदर तक छू गया था। इशिका को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि अशोक ग्रोवर अपने पोते विक्रांत ग्रोवर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनको उनकी बहुत ज्यादा चिंता भी है। उसने उन दादा पोते के रिश्ते को गहराई से महसूस कर लिया था। तभी अशोक ने फिर से धीरे से कहा, ये दिल से अभी भी बच्चा है। अशोक आगे कुछ बोलने ही वाले थे तभी इशिका के मुंह से अपने आप ही और बिना सोचे समझे निकल गया, जी मैं ध्यान रखूंगी। उसकी आवाज में जो अपनापन था उसने विक्रांत और अशोक दोनों को चौंका दिया था। उन दोनों ने यह कभी सोचा ही नहीं था कि एक अनजान लड़की एकदम से ऐसा जवाब दे देगी। विक्रांत तो ये सुनकर कंफ्यूज ही हो गया था। वो यही सोचता जा रहा था कि उसे इस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए भी या नहीं। कहीं वो आगे चलकर उसे धोखा तो नहीं दे देगी। अशोक भी पूरी बात से श्योर नहीं थे कि वो उसका पूरी जिंदगी तक ध्यान रख पाएगी या नहीं। लेकिन अशोक ने ज्यादा नहीं सोचा। वो तो बस इसी बात से खुश थे कि उनके पोते ने आज आखिरकार शादी कर ही ली थी। तभी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं तुम दोनों को अपने काम पर लौटने की अनुमति देता हूं। तुम आज फ्री हो। इशिका के गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई। वो जानती थी कि उसका विक्रांत के साथ वैसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अशोक की बात ने उसे हड़बड़ा दिया था। अशोक के कहने का मतलब यही था कि आज वो नवविवाहिता जोड़ा है और जाओ और अपनी खुशियां मना लो। इधर इशिका के मन में यही चल रहा था कि आज तक उसके साथ आरव का पुराना रिश्ता था, लेकिन आज तक वो शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिले नहीं थे। उसकी योजना थी कि सब कुछ शादी के बाद ही हो और शायद इसी वजह से आरव ने शादी के लिए हामी भरी थी। इशिका खड़ी हुई और एकदम से बोली, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। उसे लग रहा था कि अशोक अकेले हैं और जब वो अस्पताल में है तो शायद किसी को वहां पर होना चाहिए। अगर कोई अपना अशोक के पास होगा तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा और शायद वो जल्दी से ठीक भी हो जाएं। जाने से पहले इशिका ने एक बार फिर अशोक जी की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जैसे उनके परिवार का ही कोई सदस्य है। उसने उसे अपना लिया था। काफी देर तक झिझक, संकोच और विदाई के बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गई। इशिका ने तय कर लिया था कि अब वो उनके साथ ही रहेगी और सबको अपना ही मान लेगी। जैसा अशोक जी के पास इतनी देर में रहकर इशिका ने महसूस किया था, उसे लगा था कि वो इंसान बहुत ही सहज, सबकी बात मान लेने वाला, सबकी चिंता करने वाला और एक खुशदिल इंसान है। और वो धीरे धीरे समझ रही थी कि विक्रांत के अंदर जो गर्मजोशी वाला पक्ष था वो कहां से आया था और जो विक्रांत के अंदर जो ठंडापन था वो शायद उनके माता पिता से आया था। लेकिन चलते चलते वो सोच रही थी कि अब वो जिसके साथ जहां जा रही है शायद उसके बाद वो कभी भी अपने घर नहीं लौट पाएगी। कुछ देर में वो लोग पार्किंग में आए और गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर रवाना हो गए। कार में बैठी बैठी भी इशिका यही सोचते जा रही थी कि आरव ने उसे क्यों नहीं अपनाया और वो शादी के दिन क्यों नहीं आया।
अब वो वापस अपने घर जा सकेगी या नहीं। तभी एक बड़ी सी हवेली के अंदर उनकी कार घुस गई। उसके बाद वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और अंदर की ओर जाने लगे। गेटमैन ने जब इशिका को विक्रांत के पीछे पीछे आता हुआ देखा तो वो एकदम से स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है और विक्रांत सर के पीछे पीछे क्यों आ रही है। उसने सोचा कि शायद एक बार रोक ले, लेकिन तो वो सोच रहा था कि क्या पता कौन है, कहीं उनकी कोई दोस्त तो नहीं है। लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक विक्रांत को कभी एक लड़के के साथ उन्होंने देखा नहीं था। घर के कुछ कर्मचारी तो ये सोचते थे कि वो समलैंगिक है। जैसे वो लोग अंदर आए, विक्रांत ने अंदर आते ही वहां खड़ी एक महिला से कहा, सभी लोगों को इकट्ठा करो। वो महिला लगभग 40 साल की थी। उसके सम्मान में उसने सिर झुकाते हुए कहा, जी यंग मास्टर। उसके बाद वो भीतर चली गई। उस बेचारी को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आज तो विक्रांत एक लड़के के साथ आया है और आते ही उसने ये फरमान क्यों जारी कर दिया कि सभी एम्प्लॉयज और कर्मचारियों को आज बुला लिया जाए। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या हुआ होगा, कहीं किसी ने कोई गलती तो नहीं कर दी और ये लड़की कौन थी। लेकिन इशिका अपने ही ख्यालों में गुम हो गई थी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े महल में आ गई थी। तभी उसने अपने हाथ पर अपने ही हाथ से चुटकी काट ली। वो देखना चाहती थी कि वो असल में यहां पर आ गई थी या फिर ये उसका कोई सपना था। लेकिन जैसे उसने चुटकी काटी, उसे दर्द हुआ। तब उसे पता लगा कि ये कोई सपना नहीं है, वो तो सच में एक अरबपति की पत्नी बन चुकी थी। जब वो दरवाजे पर रुकी तो विक्रांत ने पीछे मुड़कर कहा, चलो मेरे साथ चलो। इशिका ने चारों ओर देखा। ये महल जैसा घर था, बहुत ही ज्यादा शाही और भव्य। विक्रांत वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। उसका इरादा था कि वो अपनी पत्नी को घर के स्टाफ से सबके सामने मिलवा दे और सबको बता दे कि इशिका उनकी पत्नी है। भले ही उसने एग्रीमेंट शादी का किया था कि 1 साल के बाद वो उनको छोड़ देगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट इंसान था। वो समझता था कि अगर कोई भी उसके साथ रहता है तो उसे अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसे वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो उसे मिलता है, और उसके घर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके एक एक कर्मचारी अपने अपने जगह से वहां विक्रांत के सामने आ रहे थे। तभी उन्होंने आते ही कहा, वेलकम यंग मास्टर। विक्रांत ने केवल सिर हिलाकर उत्तर दिया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। सब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि विक्रांत के पास एक महिला भी बैठी है, क्योंकि आज तक इतने सालों में कभी यह हुआ ही नहीं था कि विक्रांत किसी लड़के के साथ बैठा होगा या फिर वो लड़की अपने घर में लेकर आया होगा। वो लेडी जो विक्रांत के बचपन से इस घर में काम कर रही थी, आज तक उसने विक्रांत को कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं था। वो भी बेचारी यही सोच रही थी कि क्या मुसीबत आ गई है और आज होने क्या वाला है। तभी वो लेडीज विक्रांत के सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। विक्रांत ने एक नजर सबको देख लिया और फिर उस लेडीज से पूछा, क्या ये सभी हैं? उस लेडीज ने उत्तर दिया, जी यंग मास्टर। इशिका ने जल्दी जल्दी से गिनती कर ली थी। वो देखना चाहती थी कि इतने सारे लोग। तभी उसने देखा कि ये तो 14 लोग हैं। यह एक पूरी फुटबॉल की टीम थी और उसके बाद भी कुछ अलग से खिलाड़ी भी थे। हवेली के बाहर का आकार और उसके अंदर लोगों की संख्या कुछ अलग ही माहौल बना रहे थे। वो एक दिन पहले तक बिल्कुल सामान्य परिवार की लड़की थी, लेकिन आज आज वो अरबपति परिवार की बहू बन गई थी। उसने महसूस किया कि उसका फोन बैग में कंपन कर रहा था, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि ये वक्त अभी सही नहीं है। शायद उसे अभी सबसे पहले सबके साथ मिल लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीच में फोन उठाती है तो किसी को यह ना लगे कि इस लड़की में तो एटीट्यूड ही बहुत है। वो सबके सामने बहुत ही अच्छा बिहेव करना चाहती थी। तभी विक्रांत ने उस लेडीज की तरफ देखते हुए इशिका से कहा, इशिका, ये जिमी है और ये हमारे घर के हाउसकीपरों की मुखिया है। फिर उसने पूरे स्टाफ की ओर देखा और देखकर कहा, और ये है मेरी पत्नी इशिका। पूरा स्टाफ ये शब्द सुनते ही स्तब्ध रह गया।
किसी को अपने आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रांत ने शादी कर ली, और वो भी इतनी जल्दी। अब क्या करेंगे ये लोग? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि विक्रांत ने शादी कर ली? और आगे क्या होगा इस घर में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।